हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस के बारे में। पहले हम आज बात करते हैं व्हाट इज हुक्स लॉ। दोस्तों, हुक्स लॉ यानी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने ये हुक्स लॉ इन्वेंट किया था, उसके नाम से हम उसको हुक्स लॉ बुलाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा हमें हुक्स लॉ बताता है। यहां पे लिखा हुआ है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोस्तों, यहां पे स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन ये चीज लिखनी जरूरी है विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाता हूं। ये डायग्राम में देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है। किसी भी कंपोनेंट में जैसे फोर्स लगाओगे उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा और उसमें स्ट्रेन भी क्रिएट होगा, लेकिन ये ए पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट तक ये लाइन जो है वो प्रोपोर्शनली आगे जाएगी, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन कहां तक? ए पॉइंट तक, उसके बाद प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। इसके लिए यहां पे जो ए पॉइंट दिख रहा है वहां तक ही हुक लॉ क्या करता, ये फॉलो कर सकता है हम। ओके, यहां पे ए पॉइंट दिख रहा है वहां तक ही हुक लॉ अप्लाई होगा, उसके आगे हुक लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए बोल रहा हूं विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैं उसको और वे में लिखता हूं। यहां पे देखिए, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं। स्ट्रेस को हम कौन सा सिंबल देते थे? स्ट्रेस को हम सिग्मा बोलते हैं, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। दोस्तों, ये ई नहीं है, ओके, इसको हम इस सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं। तो स्ट्रेस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लिखा। अब हम सबको पता है ये प्रोपोर्शनल लिमिट निकालेंगे तो बीच में एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यहां पे हम कांस्टेंट रख देते, कैपिटल ई रख देते हैं। ओके, तो यहां पे सिग्मा का मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ। एप्सिलॉन का मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेन हुआ। कैपिटल ई का मीनिंग क्या हुआ? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं हम उसको। इसको हम यंग मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। क्या? यंग मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा हुक्स लॉ। अब उसके आगे चले जाते हैं। ये यहां पे आपको यंग मॉड्यूलस दिख रहा है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस है दोस्तों। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस कि जैसे अलग अलग टाइप का स्ट्रेस अप्लाई होगा उसके हिसाब से अलग अलग हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने मॉड्यूलस है? पहला जो दिख रहा है वो है यंग मॉड्यूलस, दूसरा जो है वो बल्क मॉड्यूलस, और लास्ट वाला जो थर्ड है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो तीन टाइप का मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दोस्तों, तीनों मॉड्यूलस में स्ट्रेस और स्ट्रेन ही आएगा। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन इस स्ट्रेस का जो टाइप है वो अलग अलग होगा और स्ट्रेन का जो टाइप है वो अलग अलग होगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। यंग मॉड्यूलस में क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल आएगा। बल्क मॉड्यूलस में क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में क्या आएगा? शियर आएगा। इसका मीनिंग क्या है हम डिटेल में आपको तीनों मॉड्यूलस में समझाता हूं। ओके, चले जाते हैं। पहला हमारा मॉड्यूलस कौन सा था? यंग मॉड्यूलस। दोस्तों, यंग मॉड्यूलस को हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं? इसको हम दे देते हैं, कौन सा सिंबल दे देते हैं? कैपिटल ई दे देते हैं। ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन, लेकिन यंग मॉड्यूलस कब अप्लाई होगा? जब कोई भी कंपोनेंट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अप्लाई होगा। जब किसी भी कंपोनेंट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तब भी हम यंग मॉड्यूलस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस, यहां पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस है और उसकी लेंथ चेंज हो रही है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, तो जब किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई होगा तब कौन सा कांस्टेंट आएगा? यंग मॉड्यूलस आएगा, कैपिटल ई। इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिख देते हैं सिग्मा। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिंबल दे देते हैं सिग्मा और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम सिंबल दे देते हैं एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का यूनिट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है।
तो सिग्मा का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका यूनिट आ जाएगा, यंग मॉड्यूलस का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो टॉप मॉड्यूलस है वो है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। लेकिन बल्क मॉड्यूलस कब अप्लाई होगा, यहाँ पे फिगर देखिए, ये फिगर में आपको क्यूब दिख रहा है और ये रेड कलर से जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, उसकी जितनी साइड है उस साइड से परपेंडिकुलर उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज होगा। तो कंपोनेंट के अंदर कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जैसे कंपोनेंट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तब हम कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, कैपिटल K यानी बल्क मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो उसके डिफाइन करना, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड कौन सा स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख सकते हैं। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस K, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा और स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो मैंने नीचे क्या कर दिया, V लिख दिया, तो एप्सिलॉन V लिख दिया। इसका यूनिट भी क्या आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आएगा। दोस्तों हमारा जो थर्ड जो मॉड्यूलस है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस कब अप्लाई होगा, तो ये स्ट्रेस, ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कब अप्लाई होगा, यहाँ फिगर देखिए, आपको ये फिगर में आपको जो डार्क A, B, C और D दिख रहा है, तो ABCD उसका ओरिजिनल कंपोनेंट है, उसका जो नीचे का जो AB है वो कौन सा, फिक्स है। अब इस कंपोनेंट पे मैं कैसा स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, शियर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ। शियर स्ट्रेस कैसे अप्लाई होगा, पहले देखिए ऐसा फोर्स अप्लाई होगा, दूसरा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, ओके, पहला फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे जो कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसको बोलते हैं शियर फोर्स और उसके स्ट्रेस को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो जैसे कंपोनेंट में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो उसका क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा, शेप। आपको दिख रहा है यहाँ पे उसका जो अल्फा एंगल पे AD1 C1 B, उसका जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है उसका शेप चेंज हो गया। तो जब कंपोनेंट का शेप चेंज होगा तब उसके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं और जो स्ट्रेन क्रिएट होगा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G इज इक्वल टू, ये जो सिंबल उसको बोलते हैं टाउ बोलते हैं, TAU टाउ बोलते हैं, और नीचे जो है इसको बोलते हैं फाई। तो G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। टाउ का किसका यूनिट, किसका सिंबल है, शियर स्ट्रेस का। फाई किसका सिंबल है, शियर स्ट्रेन का। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीनों मॉड्यूलस का यूनिट तो न्यूटन पर mm स्क्वायर ही रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।